हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। इसके पहले पार्ट 1 में हमने 1 से 14 तक कवर किया था, 1 to 14। इसमें हम 15 से 32 तक एंड तक कवर करने वाले हैं। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे सेक्शन 14 तक, सेक्शन 15 हमको अपीलाट ट्रिब्यूनल से पढ़ना था। इसके पहले हमने ट्रिब्यूनल देखा था। मैं आपको वापस से बता देता हूँ, यहाँ पर इस एक्ट के अंदर ट्रिब्यूनल मतलब क्या है। ट्रिब्यूनल मतलब मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल है। एक बार चलिए वापस हम इसका सेक्शन जो है सेक्शन 2 डेफिनेशन के अंदर देख लेते हैं। ट्रिब्यूनल मतलब इस एक्ट में बात की गई है मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल की। तो गलती ये मत करके आइएगा कि वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएं। और कई बार हमने क्योंकि अपीलाट ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ते हैं तो अपीलाट ट्रिब्यूनल ध्यान में आता है, तो वो मत करिएगा। ट्रिब्यूनल मतलब मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इस एक्ट में ट्रिब्यूनल मतलब क्या, मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल, अपीलाट ट्रिब्यूनल और एक दो करके और भी ऐसा कोई सा दे सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर बात कौन से ट्रिब्यूनल की हो रही है। चलिए वापस आते हैं सेक्शन 15 से। आज हमें शुरू करना है और शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपीलाट ट्रिब्यूनल। अब अपीलाट ट्रिब्यूनल का गठन करने की बात कर रही है। सबसे पहला आपका एमसीक्यू बनता है कौन कर रहा है, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको बना रही है। स्टेट गवर्नमेंट बना रही है एक या एक से ज्यादा अपीलाट ट्रिब्यूनल हर डिस्ट्रिक्ट के लिए टू हियर द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। मतलब मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल ने जो भी आदेश पास किया, जो भी ऑर्डर दिया, अब हो सकता है ना कोई व्यक्ति एग्रीव्ड हो, हताश हो, निराश हो, ठीक है, कि उसको ऑर्डर पसंद नहीं आया, उसको लगा कि उसके साथ बेईमानी हुई है, उसको लगा उसके साथ नाइंसाफी हुई है, तो वो क्या करेगा, वो अपील करेगा। अपील किसको करेगा, हायर अथॉरिटी को करेगा। अब यहां पर हायर अथॉरिटी कौन है, आपकी अपीलाट ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो अब अपीलाट ट्रिब्यूनल को कौन प्रिसाइड करेगा, वहां पर कौन बैठेगा, तो नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही एमसीक्यू है कि पहला अपीलाट ट्रिब्यूनल कौन बना रहा है, स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा एमसीक्यू आपका है कि अपीलाट ट्रिब्यूनल जो है वहां पर कौन प्रिसाइड करेगा, तो वो करेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या उसके लेवल का ऑफिसर होना चाहिए, उससे नीचे के लेवल का नहीं होगा। देन आगे बढ़ते हैं सेक्शन 16 पर। सेक्शन 16 बात कर रहा है अपील की। ठीक है, अपील की जा रही है। तो हमने जैसा कि देखा एग्रीव व्यक्ति की बात की, तो यहां पर आपको मालूम है एग्रीव व्यक्ति कौन हो सकता है। एक्ट किसके बारे में बात करता है, एक्ट आपका बात करता है मेंटेनेंस के बारे में, वेलफेयर के बारे में, पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन की। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो देख के आइए, क्योंकि वहां पर मैंने ट्रिक्स भी बताई हैं कि कैसे आपको याद करना, डेफिनेशन क्लॉज को याद करने की मैंने ट्रिक्स भी वहां पर दी हुई है, कि एक बस आपको एक छोटी सी ट्रिक से आप चीजें याद कर सकते हैं। चलिए, सो अपील की बात की जा रही है, तो अग्रीड व्यक्ति कौन होगा, मान के चलो सीनियर सिटीजन या पेरेंट है। ठीक है, अगर ये एग्रीव्ड हैं ऑर्डर से, किसके, ट्रिब्यूनल के, मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के, तो ये कितने दिन में अपील फाइल कर सकते हैं। सबसे पहला 60 डेज, ये आपका एमसीक्यू है, बिल्कुल ध्यान रखना है, इसको आप लिख लो, साइड में लिख लो, जब भी रिवाइज करो तो इजीली रिवाइज हो जाए। 60 डेज में आप, जब से आदेश दिया है आपकी ट्रिब्यूनल ने, उससे 60 डेज के अंदर अंदर आप अपीला ट्रिब्यूनल को क्या कर सकते हो, अपील फाइल कर सकते हो। अपील कौन फाइल कर रहा है, तो एनी सीनियर सिटीजन और अ पेरेंट एज द केस में भी, जो भी एग्रीव्ड है ऑर्डर से। राइट, आगे बढ़ते हैं प्रोविजो की ओर। प्रोवाइडेड दैट ऑन अपील द चिल्ड्रन और रिलेटिव, जो कि अमाउंट वगैरह पे करना है, ठीक है, मेंटेनेंस का अमाउंट उनको जो पे करना है, तो अपीला ट्रिब्यूनल बोल देगा कि ठीक है अपील चल रही है, बट आप तो जो मंथली मेंटेनेंस आपका बंधा हुआ है वो दो। तो प्रोवाइडेड दैट ऑन अपील द चिल्ड्रन और रिलेटिव, जिनको रिक्वायर्ड है अमाउंट पे करने का इन टर्म्स ऑफ सच मेंटेनेंस ऑर्डर, वो कंटिन्यू करेंगे पे करना, किसको, पेरेंट को, जो भी अमाउंट ऑर्डर किया गया है मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल द्वारा। ठीक है, वैसा या फिर अपीला ट्रिब्यूनल डायरेक्ट कर दे कि आप अब इतना तो दो अभी। ठीक है, फिर हम देखते हैं जैसा भी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रोविजो। प्रोविजो बात करता है, नेक्स्ट प्रोविजो जो आपका है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट अपीलाट ट्रिब्यूनल जो है एंटरटेन करेगा अपील इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। मतलब 60 दिन में, मान के चलो पेरेंट्स जो हैं या सीनियर सिटीजन है भाई, काफी बूढ़े हैं, नहीं कर पाए अपील, तो क्या करें, तो क्या उनका अपील रिजेक्ट कर दी जाए, नहीं। हम हमेशा पढ़ते हैं कि अगर इन केस लेट भी होता है तो अपीलाट ट्रिब्यूनल, जो भी अथॉरिटी, उसके पास ये पावर होती है कि वो एंटरटेन अपील को कर सकती है। हाँ, सेटिस्फाई कर दिया जाए, एक सफिशिएंट कॉज हो, एक सफिशिएंट रीजन हो आपके पास कि आप 60 दिन के अंदर क्यों नहीं आए। देन आगे बात करें सबसेक्शन 2 की, ऑन रिसिप्ट ऑफ एन अपील, जब अपील रिसीव हुई तो अपीलाट ट्रिब्यूनल क्या करेगा, नोटिस भेजेगा रिस्पोंडेंट को। ठीक है, वो सर्व करेगा रिस्पोंडेंट को नोटिस कि भाई ऐसी फलाना अपील हुई है।
Appellate tribunal may call for the record of the proceeding from the tribunal against whom the order of the appeal is preferred. अब मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील हुई है तो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के पास सारा कच्चा चिट्टा होगा कि नहीं होगा केस का। तो यहां पर अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या कर रहा है, वो कच्चे चिट्टे को सब मंगवा ले रहा है अपने पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 4, अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है मे आफ्टर एग्जामिनिंग द अपील एंड रिकॉर्ड्स कॉल फॉर ईदर अलाउ और रिजेक्ट दी अपील। अब देखो अपील फाइल की तो दो ही चीज होंगी, या तो अलाउ कर देगी, आगे सुनवाई होगी, या फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बट कब किया जा रहा है, आफ्टर एग्जामिनिंग दी अपील एंड दी रिकॉर्ड्स जो उन्होंने बुलाए हैं, जो कच्चा चिट्टा की हमने बात की ऊपर, वो जो बुलाए गए हैं उनको सबको देखने के समझने के बाद अपीलेट ट्रिब्यूनल अपना डिसीजन लेगी, या अलाउ करेगी या फिर रिजेक्ट करेगी। यही दो चीजें। देखिए बहुत ही सिंपल अभी तक एक्ट चल रहा है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इसलिए मैं ज्यादा समय भी वेस्ट नहीं कर रहा हूं आपका। ठीक है, आपका भी समय बहुत ही ज्यादा कीमती है क्योंकि एग्जाम आने वाली है, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें भी इस एक्ट की आपको जरूरत होगी। चलिए, अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लाइक वगैरह कर दीजिएगा, शेयर वगैरह करें अपने दोस्तों के साथ कि वो भी इस चीज को पढ़ सके, क्योंकि वीडियोस को बनाने में काफी मेहनत लगती है। आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 5। अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है शैल एडजुडिकेट एंड डिसाइड अपॉन द अपील फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल एंड द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी फाइनल। अब देखो क्या बोल रहा है, अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है डिसाइड करेगा अपील पे जो उसके समक्ष लगाई गई है, और जो अपीलेट ट्रिब्यूनल का डिसीजन होगा ना ये फाइनल होगा। ये येलो मैंने इसलिए हाईलाइट करके रखा है कि ये अपने आप में एमसीक्यू और इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई अपीलेट ट्रिब्यूनल की क्या उसके ऊपर भी अपील हो सकती है, नहीं हो सकती, उसका जो ऑर्डर है वो फाइनल होगा। वो वाले आपने डायलॉग सुना होगा कि एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद में अपने आप की भी नहीं सुनता, वही सेम यहाँ पर अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऊपर अप्लाई होता है कि इनने एक बार जो कमिटमेंट कर दिया सो कर दिया, वही फाइनल है, उसके बाद कोई और कमिटमेंट नहीं करेगा। राइट। प्रोविजो, नेक्स्ट प्रोविजो के बारे में बात करते हैं। प्रोवाइडेड दैट नो अपील शैल बी रिजेक्टेड, कोई भी अपील जो है ना रिजेक्ट नहीं की जाएगी, और अगर कर भी रहे तो आपको मौका देना पड़ेगा। ओबीएच जिसको मैं बोलता हूं, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, शुड बी गिवन टू बोथ दी पार्टीज, सुनना पड़ेगा आपको, आप डायरेक्ट ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। देन आते हैं सबसेक्शन 6, बात करता है अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है ना, एंडेवर मतलब होता है एफर्ट लगाना, कोशिश करेगा टू प्रोनाउंस इट्स ऑर्डर इन राइटिंग विद इन 1 मंथ ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एन अपील। अपील देखो, अग्रीड व्यक्ति था, सीनियर सिटीजन, उसने अपील लगाई, इनको उस अपील की सुनवाई 1 महीने के अंदर अंदर खत्म करनी है, मतलब इनको 1 महीने के अंदर अंदर इनका डिसीजन सुनाना है, मतलब प्रोनाउंस करना है। तो क्या ये एमसीक्यू है सर? बिल्कुल ये एमसीक्यू है आपका। 1 मंथ यहाँ पर एमसीक्यू है, किसके बारे में? अपील का डिसीजन दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 1 मंथ ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एन अपील जब इनको मिली, 1 महीने के अंदर अंदर इनको कोशिश करनी है कि वो अपना डिसीजन सुनाए। देन जो ऑर्डर है कॉपी का, वो दोनों ही पार्टी को भेजा जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, यहां से क्वेश्चन बनने चांसेस कम है। आगे बात करते हैं सेक्शन 17, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेक्शन ऑफ दिस एक्ट। बताता हूं कैसे आपको। देखो सुन, आप जब इसको रीड करोगे ना तो ही आपको कुछ समझ में सा थोड़ा ऐसा लगेगा। अगर आप जैसे वकील हैं, हम वकील हैं, तो हमें एक अटपटा सा लगेगा कि यार ये क्या बात हुई। पढ़ते हैं, देखिए इसको रीड करते हैं, आपको समझ में आएगा। सेक्शन 17 बात करता है राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, बात करता है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी लॉ, नो पार्टी टू अ प्रोसीडिंग बिफोर अ ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर। सर ये क्या बोल रहा है? ये तो हमें समझ में आ रहा है कि ये बोल रहा है कि कोई भी पार्टी जो भी प्रोसीडिंग में है ट्रिब्यूनल के समक्ष या अपीलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष, वो अपने लीगल प्रैक्टिशनर को रिप्रेजेंट, मतलब एक तरीके से लीगल प्रैक्टिशनर उसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा, मतलब वकील साहब रिप्रेजेंट नहीं करेंगे अपनी पार्टी को। ये क्या बात हो गई? ये तो हक होता है ना। अगर आपने एडवोकेट एक्ट पढ़ा होगा, एडवोकेट एक्ट अगर आपने पढ़ा है 1961, तो आपको याद आ रहा होगा सेक्शन 30 क्या बात करता है। मैं साइड में लिख देता हूं कि देखो अब क्या हुआ ना, जो सेक्शन 17 है ना, ये क्लैश खाता है किससे? सेक्शन 30 ऑफ एडवोकेट एक्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और आपको मजा आएगा इस चीज को जान के, ये मैं गारंटी देता हूं। 1961 को क्लैश खाता है। सर सेक्शन 30 क्या बोलता है ये तो बता दो। बताता हूं, सब्र तो रखो। सेक्शन 30 बात करता है कि एडवोकेट के पास राइट है कि वो किसी भी कोर्ट में पेश हो सकता है, ठीक है, अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है किसी भी कोर्ट में। और ये क्या बोल रहा है सेक्शन 17 कि
लीगल प्रैक्टिशनर जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा, मतलब एक तरीके से जो क्लाइंट है उसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा। कोई भी पार्टी टू अ प्रोसीडिंग शाल नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर। तो ये उल्लंघन खाता है। अब इन्होंने क्या हुआ ना, एक केस था, अब केस का नाम भी सुन लो, पवन रेले वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्या नाम था केस का, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, मैं भी यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। पवन रेले RELEY वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 का केस था। इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा। यहाँ पर एक वकील साहब को रोक दिया अंदर जाने से मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल ने, बोला कि आप इनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वकील साहब ने बोला साहब ऐसा क्यों, क्यों नहीं कर सकते? बोले लगता है वकील साहब आपने पढ़ाई नहीं करी है अच्छे से और आपने कानून को पढ़कर नहीं आए हैं, आप कानून जाके पढ़ें। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 का सेक्शन 17 बोलता है, आप जाके पढ़ लें कि कोई लीगल प्रैक्टिशनर जो है रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। वकील साहब बोले अच्छा ऐसा, चलो। तो लगता है जज साहब आपने सेक्शन 30 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961 नहीं पढ़ा, जो कि हमको राइट देता है कि हम किसी भी कोर्ट के समक्ष पेश होके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, थोड़ा सा ह्यूमर ऐड कर रहा हूं, बट आप चीजों को समझना कि मेन मकसद क्या है हमको समझना है, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा बोला कि लगता है सेक्शन 30 ये बात करता है। अच्छा, इन्होंने बोला ऐसा है। अब इन्होंने बोला कि जो एक और केस है इसमें, पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने 2014 का एक और केस है। क्या केस का नाम क्या है, सुनिएगा। परमजीत परमजीत सुरोए, सरोया ऐसा कुछ नाम है, सरोए सुरोए जो भी आप देख लेना, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस है। इसमें क्या हुआ, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने क्या बोला इसमें, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बोला 2014 का केस है कि सेक्शन 30 जो है ना वो प्रिवेल करेगा। पहली बात तो देखो, अब देखो एक और चीज आपको बता देता हूं, सेक्शन 30 ऑफ एडवोकेटेड 1961 कब आया? सेक्शन 30 जो है ना ये लागू हुआ है 15/6/2011, और आपका सेक्शन 17 कब का है? ये 2007 का एक्ट का है। और ये कब आया? ये 2011 का है। क्योंकि इससे समझ में आता है कि जब ये सेक्शन 17 आया तब सेक्शन 30 नहीं था, सेक्शन 30 बाद में आया है। ठीक है, ये भी कोर्ट ने कहा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, और ऐसा एक्चुअल में है भी सही। उसके बाद जो कोर्ट ने पहले भी फैसला दिया और इसका क्या है ना, किसी ने वो भी नहीं किया, इसके ऊपर विवाद भी नहीं हुआ। कोर्ट ने फैसला दे दिया ये 2014 में कि भाई सेक्शन 30 प्रिवेल करेगा। और भी ऐसे कई केसेस हुए, दिल्ली का भी एक केस था जिसमें उन्होंने ऐसा बोला था, और उन्होंने सेंटर को ये गाइडलाइंस भी इशू की थी कि भाई इसको आप देखिए, इसमें आप बदलाव लेकर आइए। ठीक है, कि सेक्शन 30 ये बोल रहा है, सेक्शन ये बोल रहा है 17 क्लैश खा रहा है, पिटीशन वगैरह लगाई गई कि भाई ये तो 19(1)(g) का उल्लंघन है। तो उन सब में हमें डिटेल में नहीं जाना है, मेरा मकसद था आपको समझाना कि सेक्शन 17 क्लैश खा रहा है सेक्शन 30 ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 से, तो आपको मालूम होना चाहिए, आप वकील हो। ठीक है, अब आपको मालूम है, तो अब प्रिवेल कौन सा करेगा? सेक्शन 30 प्रिवेल करेगा। बट देखो, अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए ऐसा कि भाई राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या फिर ऐसी कोई लाइन लिख के आ जाए कि नो पार्टी टू अ प्रोसीडिंग बिफोर अ ट्रिब्यूनल शैल बी रिप्रेजेंटेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ मेंटेनेंस एंड वेलफेयर एक्ट, तो भैया सेक्शन 17 लगा के आ जाना। क्योंकि अब आपका जो भी एक्ट में जो है सो है। ठीक है, बट आपको मालूम होना चाहिए एक्चुअल रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। ठीक है, तो आई होप अभी आपको ये चीज क्लियर होगी। दोनों केस भी देख लेना, पवन रेले वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, इन वकील साहब को रोक दिया गया था। और एक और केस है परमजीत सरोया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस है, पंजाब हरियाणा कोर्ट ने बोला था सेक्शन 30 जो है प्रिवेल करेगा यहां पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ नहीं है, छोटा सा आप 17 के बाजू में लिख लो, सेक्शन 30 ऑफ एडवोकेट एक्ट से क्लैश खाता है और 30 प्रिवेल करेगा। ठीक है, चलिए इसको अगर आपको लिखना है तो पॉज करके आप लिख लें, मैं इसको इरेज करके आगे बढ़ता हूं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा ये सब। चलिए, इतना इरेज करना काफी था। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन 18। 18 बात करता है मेंटेनेंस ऑफिसर के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट जो है डिजिग्नेट करेगा डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर को, या फिर ऐसा ऑफिसर जो कि इस रैंक के लेवल के नीचे का ना हो, उसको ये मेंटेनेंस ऑफिसर बना रहे। तो सर क्या इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट यार, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भाई इस फलाना एक्ट में मेंटेनेंस ऑफिसर कौन है, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर, ये वो ऐसे करके फलाना ठिकाना 4-5 ऑप्शन दे देंगे। तो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर या फिर इससे नीचे लेवल का नहीं होगा, वो मेंटेनेंस ऑफिसर है। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे सबसेक्शन 2 बात करता है
कि मेंटेनेंस ऑफिसर जो है ना वो रिप्रेजेंट कर सकता है पेरेंट को। मतलब बोल रहे हैं कि अगर हम देखें चिल्ड्रन की तरफ से कोई वकील नहीं आ सकता, बट पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन की तरफ से मेंटेनेंस ऑफिसर लड़ सकता है अगर पेरेंट्स चाहे तो, इफ ही सो डिजायर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द ट्रिब्यूनल और द अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सबसेक्शन 2 किस बारे में बात कर रहा है कि मेंटेनेंस ऑफिसर जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है पेरेंट को कोर्ट में अगर वो चाहे तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3, आई होप अभी तक आपको सब कुछ क्लियर है। सेक्शन 18 तक बहुत ही सिंपल था, बट सारे ही जो सेक्शन हमने पढ़े ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 3, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एज होम। अब आप समझो कि ऑलमोस्ट आपका एक्ट खत्म है, अब कुछ नहीं बचा है इस एक्ट में, बहुत ही छोटी मोटी चीजें बची हुई हैं इंपॉर्टेंट, वो भी मैं आपको यहाँ पर अभी याद करा दूंगा। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एक भी एमसीक्यू बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 19, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एज होम्स। अब देखो ओल्ड एज होम्स बनाया जा रहा है, एक्ट किस बारे में बात कर रहा है आपको मालूम है, पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन के वेलफेयर मेंटेनेंस के बारे में, उनके कल्याण उनके भरण पोषण के बारे में बात कर रहा है। तो ओल्ड एज होम भी उन्हीं के लिए बनाया जाएगा। कौन बना रहा है? स्टेट गवर्नमेंट बना रही है। तो ध्यान रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर रही है। कितने बना रही है? तो यहाँ पर लिख दिया उन्होंने, एटलीस्ट एक हर डिस्ट्रिक्ट के लिए ये ऐसे बनाएंगे जिसकी कैपेसिटी 150 सीनियर सिटीजन होगी जो कि इंडिजेंट है। सर इंडिजेंट मतलब क्या होता है? देखो नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। इंडिजेंट मतलब वो सीनियर सिटीजन जिसके पास सफिशिएंट मींस नहीं है टाइम टू टाइम मेंटेन करने को, खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहा, मतलब पुअर नीडी, वो यहाँ पर सीनियर सिटीजन है जो कि इंडिजेंट कहलाया जाएगा। ठीक है, तो ऊपर हमने देख लिया ओल्ड एज होम हर डिस्ट्रिक्ट में एक मिनिमम और 150 कम से कम कैपेसिटी होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर रहा है। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बना तो यहीं से बनेगा, अगर बना मैक्स टू मैक्स, वैसे तो नहीं बनेगा बट स्टिल बना तो। देन सबसेक्शन 2 बात करता है स्टेट गवर्नमेंट जो है ना प्रिस्क्राइब करेगा स्कीम। ठीक है, एक स्कीम बनाएगा इनको मैनेज करने के लिए ओल्ड एज होम्स को। उसके अंदर क्या क्या होगा भाई? स्टैंडर्ड्स, वेरियस टाइप ऑफ सर्विसेज होंगी जो उनको प्रोवाइड की जाएंगी। अब आप बताओ एक ओल्ड एज होम में जो सीनियर सिटीजन उनको क्या फैसिलिटीज दी जाए भाई? 2 टाइम का खाना, है ना, वही रोटी कपड़ा मकान जो एक होता है कि वहां पर वो रहेंगे, उनको खाने को दी जाएगा। भाई ओल्ड एज है मतलब सीनियर सिटीजन है, हो सकता है भाई कोई बीमारी हो, शुगर बीपी ये सब होता नहीं होता है, तो उसका मेडिकल केयर हो, है ना, यही सब चीजों के बारे में। तो वही नेसेसरी फॉर मेडिकल केयर एंड मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट टू द इनहैबिटेंट्स ऑफ सच होम्स। देन आ जाओ चैप्टर 4। तो चैप्टर 3 बड़ा ही सिंपल था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेक्शन 19। देन आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 4 बात कर रहा है, देखो मैं टाइम वेस्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं उसको आपको लंबा लंबा एक्सप्लेन करूँ, सेंस नहीं बनता है, मैंने आपको समझा दिया, आप आराम से उसको पढ़ते रहना, एक बार अच्छे से पढ़ लेना इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 4 बात कर रहा है प्रोविजन फॉर मेडिकल केयर ऑफ सीनियर सिटीजन। बात कर रहा है मेडिकल सपोर्ट दिया जाए सीनियर सिटीजन को सेक्शन 20 में। स्टेट गवर्नमेंट इंश्योर करेगी, ये स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है भैया, ये स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है, ये इंश्योर करेंगे कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं या हॉस्पिटल जो फुली या पार्शियली गवर्नमेंट द्वारा फंडेड हैं वो प्रोवाइड करें बेड सारे सीनियर सिटीजन को, जितना कोशिश हो सके उतना। देन सेपरेट क्यूज अरेंज की जाए। आपने देखा होगा अगर आप दिल्ली में हो, आप कहीं पे भी हो, एक सेपरेट क्यू होती है सीनियर सिटीजन की। भाई आप यंग हो, आप जवान हो, आप खड़े हो सकते हो घंटों, बट सीनियर सिटीजन जो 60 के ऊपर है वो खड़े नहीं हो सकते इतने लंबे समय तक, तो उनकी एक सेपरेट क्यू होती है। तो ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है, एक सेपरेट क्यू बनी जाए। क्यू मतलब क्या है? एक लाइन जो हम कहते हैं, सेपरेट लाइन होती है भाई कि कोई भी काम हो तो उनका जल्दी हो जाए। ठीक है, सेपरेट क्यू अरेंज की जाए सीनियर सिटीजन की। देन तीसरा बात करता है फैसिलिटी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक टर्मिनल और डीजेनरेटिव डिसीज इज एक्सपेंडेड फॉर सीनियर सिटीजन, तो उसकी फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करना। देन रिसर्च एक्टिविटीज, क्रोनिक एल्डरली डिसीज, एजिंग एक्सपेंडेड वगैरह, इन सब चीजों की रिसर्च कराना, ये सारा काम स्टेट गवर्नमेंट इंश्योर करेगी, कोशिश करेगी। देन देर आर ईयरमार्क फैसिलिटीज फॉर ग्रियाटिक पेशेंट्स जो होते हैं, ओल्ड एज पेशेंट्स जो होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है ड्यूली हेडेड बाय मेडिकल ऑफिसर विद एक्सपीरियंस, जो उस फील्ड में एक्सपीरियंस हो, वो सारी फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड की जाए। देखो चैप्टर 3 चैप्टर 4 कितना सिंपल है, ध्यान रखना एक एक सेक्शन है। चैप्टर 3 19 और चैप्टर 4 जो है आपका उसमें से सेक्शन 20 है। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 बात कर रहा है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ सीनियर सिटीजन। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 21 बात कर रहा है, देखो सेक्शन 21 कितने सारे एक्ट आपने पढ़े होंगे अगर आप एमपीडीपीओ की तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे एक्ट्स में ये सब आता है। मेजर फॉर पब्लिसिटी, मतलब इस एक्ट को
क्या करने की बात कर रहे हैं, उसको पब्लिसिटी करें, अवेयरनेस प्रोवाइड करें। लोगों को नहीं मालूम होता है कि भाई आपने अगर सीनियर सिटीजन को घर से निकाल दिया, उनको नहीं मालूम होता उनके राइट्स क्या हैं, तो इस एक्ट को बनाया है सरकार ने, तो लोगों तक पहुंचे, पता चले लोगों को। तो स्टेट गवर्नमेंट मेजर्स लेती है कि इसको क्या किया जाए, थ्रू पब्लिक मीडिया इंक्लूडिंग टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट एट रेगुलर इंटरवल पे ऐसा पब्लिसिटी इसकी करती जाए, है ना। इस प्रोविजंस के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर एंड इवन मेंबर्स ऑफ जुडिशियल सर्विसेज, जो जज वगैरह होते हैं, उनको पीरियोडिक सेंसिटाइजेशन एंड अवेयरनेस, मतलब उनकी ट्रेनिंग वगैरह होती है इन मुद्दों पर कि ऐसा कोई केस आए तो कैसे डील करना है, ये सारी चीजें भी बताई जाती हैं। देन थर्ड बात कर रहा है इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन सर्विसेज प्रोवाइड बाय कंसर्न मिनिस्टर, डिपार्टमेंट डीलिंग विद लॉ, ये सब जो कर रहे हैं इनकी भी एक तरीके से वही सब चीजों के बारे में बात की जा रही है ना। आगे बढ़ते हैं। देन आता है सेक्शन 20। देखो सेक्शन 21 इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इसको रीड कर लेना, बस दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 22। यहां से कुछ दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट चीजें जाती हैं। सेक्शन 22 बात कर रहा है अथॉरिटीज हु मे बी स्पेसिफाइड फॉर इंप्लीमेंटिंग द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सी अथॉरिटी स्पेसिफाई की गई है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है अगर कन्फर करता है पावर और इंपोज करता है ड्यूटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे। क्या कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट, अगर चाहे तो वो किस पर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर वगैरह ये दे रहा है कि भाई तुम इंश्योर करो कि जो प्रोविजन है ना इस एक्ट के, ये प्रॉपरली कैरी आउट हो, मतलब प्रॉपरली कंप्लाई किए जाएं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्पेसिफाई करेगा अगर उसको लगता है सबऑर्डिनेट को। ये तो वही वाली बात हो गई कि भाई तू, आप किसी और को दे रहे हो, वो किसी और को दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उसके कोई सबऑर्डिनेट ऑफिसर को बोल सकता है अगर वो चाहे कि भाई तुम देखो, है ना, ऐसे तुम करके कोई मत देखो, यही होता रहेगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 23। सेक्शन 23 बात करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वॉइड इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना है आपको, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 23। देखिए क्या बात करता है, बात कर रहा है कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है ना वो वॉइड हो जाएगी कुछ सर्कमस्टेंसेस में। मतलब यहां पर बोल रहा है कि जो सीनियर सिटीजन है, ठीक है, इस एक्ट के आने के बाद, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, कोई सीनियर सिटीजन जो है उसने ट्रांसफर करी प्रॉपर्टी, भले ही से वो गिफ्ट हो या अदरवाइज हो, मतलब सेल वगैरह या ऐसा कुछ भी करा हो, है ना, गिफ्ट के जरिए भी या किसी और तरीके से भी, अगर वो प्रॉपर्टी उसने दी है बट एक कंडीशन के साथ दी है। क्या कंडीशन है कि जो ट्रांसफर ही है ना जिसको उसने बेची है या फिर गिफ्ट दी है, वो प्रोवाइड करेगा बेसिक अम्यूनिटीज, बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक फिजिकल नीड्स ट्रांसफरर को। ट्रांसफरर कौन है, आपका सीनियर सिटीजन। मतलब अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें कि कोई सीनियर सिटीजन है, उसने अपनी गिफ्ट दी प्रॉपर्टी किसी को इस कंडीशन पे कि भाई मैं अपनी संपत्ति तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे, हम तो उस चीज पर जीते हैं, तो एटलीस्ट जब तक हम यहाँ पर हैं तुम संपत्ति हमारी ले लो, बट इससे थोड़ा बहुत खर्चा पानी हमें दे दिया करो, खाना पीना कपड़े वपड़े ये सब, हमारी जो दवाई वगैरह है वो आ जाए, ठीक है। तो ऐसी अगर कंडीशन है ना तो ट्रांसफरी जो है वो मना नहीं कर सकता। अगर वो मना करता है या फेल हो जाता है ये सारी बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करने में, तो इस ट्रांसफर को माना जाएगा कि ये फ्रॉड, कोएर्जन या अनड्यू इन्फ्लुएंस के चलते हुआ है, और जो आपके सीनियर सिटीजन है उनके पास ऑप्शन है कि वो इसको वॉइड करा सकते हैं घोषित ट्रिब्यूनल के पास जाके। ट्रिब्यूनल मतलब क्या है, मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल, याद रखिएगा। आई होप क्लियर है। तो बढ़िया प्रोविजन है, बहुत ही अच्छी बात बोली इन्होंने, ऐसा होना भी चाहिए, ठीक है। वरना क्या होता है आपको मालूम है, एक बार प्रॉपर्टी मिली तो बस भूल गए फिर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बढ़िया प्रोविजन है, बिल्कुल सेक्शन 23 बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, सबसेक्शन 2 क्या बात करता है, देखिए सबसेक्शन 2 बात कर रहा है वेयर एनी सीनियर सिटीजन हैज अ राइट टू रिसीव मेंटेनेंस। जहां पर सीनियर सिटीजन के पास क्या है, अधिकार है कि कोई संपत्ति से उसे क्या मिलना था, मेंटेनेंस मिलना था, एंड वो जो है ट्रांसफर कर दी गई, तो जो राइट टू रिसीव मेंटेनेंस है ना वो खत्म नहीं हो जाएगा। वो मान के चलो सीनियर सिटीजन को उस प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस मिलना था, वो प्रॉपर्टी बेच दी गई, तो जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदी है ना, अब वो उसके अगेंस्ट जो है उसको मेंटेनेंस तो मिलेगा, वो उसके अगेंस्ट एनफोर्स कराया जा सकता है। हाँ, शर्त ये है कि वो जो व्यक्ति है ना उसको नोटिस हो, उसको नोटिस हो कि भाई ऐसा कोई अधिकार है कि इस संपत्ति पे इनको फलाना व्यक्ति जो है ये सीनियर सिटीजन, इनको मेंटेनेंस जाता है, और मैं अगर ऐसी संपत्ति खरीदूंगा तो फिर मुझे देना पड़ेगा मेंटेनेंस। या फिर वो जो ट्रांसफर है ना वो ग्रेचुइटियस है, मतलब विदाउट कंसीडरेशन है, तो आपको देना पड़ेगा। मतलब ऐसा कह सकते हैं ना कि भाई पेरेंट्स हैं, ठीक है, सीनियर सिटीजन है, अब उनका जो बच्चा था उसने कहा यार इनका खर्चा पानी जो है, ऐसा उनकी कोई नाम पे ज़मीन थी वो उनने बेच दी, अब वो बेच दी,
अब जो है इससे इनको मेंटेनेंस वगैरह मिलता था, बट ये जो प्रॉपर्टी है बेच दी किसको, यहाँ पर मोगेम्बो को बेच दी। अब मोगेम्बो यहाँ पर जो है भाई, अगर इस मोगेम्बो को मालूम है ना कि इनको इस व्यक्ति को जो सीनियर सिटीजन है इनको मेंटेनेंस मिलता था, तो फिर इसको भी इनको देना होगा, ठीक है। या फिर ये जो संपत्ति जो है ये विदाउट कंसीडरेशन इसके पास गई है तो भी इसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। बट क्या सर, अगर मान के चलो मोगेम्बो का छोटा भाई, कौन है मोगेम्बो का छोटा भाई, शाकाल, ठीक है, शाकाल, शाकाल को नहीं मालूम था, शाकाल को कुछ नहीं मालूम था ऐसी प्रॉपर्टी का कि इसको मेंटेनेंस जाती है और इसने बकायदा पैसा देकर खरीदी है, तो तब भी क्या शाकाल को इनको सीनियर सिटीजन को देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। वही आपकी अगली लाइन आती है, देखिए इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके मैं बताता हूं। देखिए क्या लिखा हुआ है, बात करता है बट नॉट अगेंस्ट द ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन विदाउट नोटिस ऑफ राइट। शाकाल इनोसेंट आदमी है यार, नाम पे मत जाओ, बहुत ही सीधा व्यक्ति है, बिल्कुल गंगाधर की तरह, ठीक है। उसको नहीं मालूम था, उसने बकायदा पैसे लेके संपत्ति खरीदी है भाई गुड फेथ में, तो उसको नहीं देना पड़ेगा, उस पर आप क्लेम भी नहीं कर सकते हो। हाँ, बट कोई व्यक्ति शातिर है, मालूम है कि यार इसको जाती है बट फिर भी खरीद ली, तो हाँ, तो फिर देना पड़ेगा। या फिर विदाउट कंसीडरेशन लिए तो भी आपको मेंटेनेंस उस सीनियर सिटीजन को देना पड़ेगा। तो इस केस में हमने देखा मोगेम्बो को देना पड़ेगा, शाकाल को नहीं देना पड़ेगा। आई होप क्लियर है, ठीक है। क्लियर ना हो थोड़ा सा रिवाइंड करके आराम से धीरे धीरे सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। अदरवाइज कमेंट सेक्शन में बता दो, वापस से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इफ, अब आ जाओ सबसेक्शन 3 पर, इफ एनी सीनियर सिटीजन इज इनकेपेबल ऑफ एनफोर्सिंग द राइट। भाई इनकेपेबल है, बहुत बूढ़े हैं यार, क्या करेंगे, हम नहीं कर पा रहे एनफोर्स वगैरह राइट सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 में, तो क्या किया जाए। तो आपने पढ़ा था ना, अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा इसका, तो ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र हुआ था, वो ऑर्गेनाइजेशन उस सीनियर सिटीजन के बिहाफ में केस लड़ेंगी एक तरीके से, है ना। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 6 ऑलमोस्ट आपका एक कंप्लीट हो चुका है। बात कर रहा है ऑफेंसेस की, देखो पेनल्टी बहुत कम है तो पेनल्टीज याद रखनी है। ऑफेंसेस एंड प्रोसीजर फॉर ट्रायल के बारे में बात करता है, तो अगर कोई व्यक्ति एक्सपोजर एंड अबेंडमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन को अबेंडन कर गया, छोड़ के चला गया, तो यहाँ पर बात कर रहा है जिसको केयर वगैरह करनी चाहिए थी, प्रोटेक्शन करना चाहिए था सीनियर सिटीजन को, उनको छोड़ के चला गया ऐसी प्लेस में, किस इंटेंशन से, ऑफ होली अबेंडनिंग, अबेंडन करने के उससे, तो भाई इंप्रिजनमेंट है, एक्सटेंड टू 3 मंथ्स, 3 महीने तक की सजा हो सकती है आपको मैक्सिमम, और फाइन लगाया जा सकता है 5,000 रुपए का, और इवन दोनों भी, और विद बोथ। तो ये आपकी पेनल्टी है भाई, पहली पेनल्टी है, इसको याद कर लेना, बिल्कुल फूल मालाओं से इसका स्वागत होना चाहिए, आ सकता है एग्जाम में, एक आधी दो पेनल्टी है तो पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 25 बात कर रहा है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस के बारे में। बात करता है कि हर जो ऑफेंस है ना इस एक्ट का, कॉग्निजेबल है, बेलेबल है। देखो बहुत ही सिंपल टर्म्स है, मैं हर बार जो भी एक्ट पढ़ाता हूँ मैं इसमें समझाता हूँ, क्या मुझे समझाना है, चलिए समझा देता हूँ। बेलेबल तो आपको मालूम है भाई, बेल मिल जाएगी, है ना। नॉन बेलेबल मतलब बेल नहीं मिलेगी। कॉग्निजेबल सिंपल टर्म्स में देखो, ये थोड़ा सा गंभीर अपराध होते हैं कि यहाँ पर विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। विदाउट वारंट क्या किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है। नॉन कॉग्निजेबल थोड़े से कम गंभीर, जहां पर आप विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकते हो, यहां पर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हो। चलिए सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा एक्ट को ना ऐसा थोड़ा सा ह्यूमर ऐड कर देता हूं मैं, जिससे आपको चीजें थोड़ी सी मतलब इंटरेस्टिंग लगे, बोरिंग ना लगे कि यार क्या पढ़ रहे हैं सर, क्या आप भी बस इंटरप्रेट ही तो कर रहे हो इंग्लिश का हिंदी, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, मजा आना चाहिए पढ़ते हुए। तो देखिए सबसेक्शन 2 बात कर रहे हैं, ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी ट्राइड समरली बाय अ मजिस्ट्रेट। समरली प्रोसीजर आपको याद आना चाहिए, सीआरपीसी में पढ़ते नहीं पढ़ते 260 से, तो समरली प्रोसीजर चलेगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं 26, देखो क्या बात कर रहा है, चैप्टर 7 मिसलेनियस है, खत्म है आपका, लास्ट चैप्टर है आई गेस ये। ऑफिसर टू बी पब्लिक सर्वेंट, तो हर एक में हम पढ़ते हुए आते हैं कि भाई सेक्शन 21 में आपको मालूम है आईपीसी में पब्लिक सर्वेंट डिफाइन है, तो वही ऑफिसर जो है पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे यहाँ पर, डीम टू बी सर्वेंट अंडर सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी। देन बात कर रहा है जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट, बार्ड है, सिविल कोर्ट के पास यहाँ पर कोई जुरिडिक्शन नहीं है, वो इंजंक्शन विंजंक्शन नहीं दे सकते हो भैया यहाँ पर। क्यों, क्यों नहीं दे सकते सर, कोर्ट क्यों नहीं दे सकती, अरे भैया इतना पढ़ा तो हमने, ट्रिब्यूनल है आपकी यहाँ पर, मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल है, अपीलाट ट्रिब्यूनल है, स्पेसिफिकली स्पेशली इसी चीज के लिए बैठे हैं, क्यों फोकट कोर्ट के ऊपर केस बढ़ा रहे हो। तो नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर टू व्हिच एनी प्रोविजन ऑफ दिस अप्लाइज, एंड नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय एनी सिविल कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग व्हिच इज डन। देखो इंजंक्शन क्यों नहीं दे सकता सिविल कोर्ट, क्योंकि भाई यहाँ पर केस को जल्दी से जल्दी खत्म करना है, हमने देखा ना अपील 1 महीने में खत्म कर रहे हैं ऊपर, तो लटकाना नहीं है, इंजंक्शन ले लिया, महीनों महीनों केस चल रहा है, वो नहीं करना है।
क्योंकि बात हो रही है मेंटेनेंस की। उस समय क्या होगा, उतने समय का जो मेंटेनेंस है हर महीने का, वो फिर बहुत डिले चीज़ें हो जाएँगी, तो वो ना हो, इसलिए इंजंक्शन वगैरह ऐसे एक्ट में मना ही किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 28 बात कर रहा है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। गुड फेथ में अगर कुछ किया है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, लोकल अथॉरिटी ने, ऑफिसर ने, तो क्यों बेचारे गरीब के पेट पे लात मार रहे हो? क्यों सूट-वूट लगा दे रहे हो? क्यों प्रोसिक्यूशन, क्यों लीगल प्रोसीडिंग उनके ऊपर लगा दे रहे हो? गुड फेथ में अगर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या कोई ऑफिसर कुछ करता है तो उनके अगेंस्ट भाई केस मत लगाओ, ऐसी दरख्वास्त करता है आपसे ये एक्ट, सेक्शन 28। 29 पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज कितनी बार पढ़ चुके हैं, 2 साल लिखा होता है, ये देखो ये लिखा हुआ है, बस वही आप रीड कर लेना, बहुत सारे एक्ट में मैं समझा चुका हूँ, इसको रिपीट नहीं करेंगे। देन आता है सेक्शन 30, बात कर रहा है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शन। तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, अगर वो चाहे तो डायरेक्शन दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को। अब देखो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन एमपीएडीपीओ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, अगर आप एमपीएडीपीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पता नहीं उनको क्या प्यार है इन क्वेश्चन से, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि चलो बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकती है, सेक्शन नाम बताओ। और सेक्शन नंबर पूछे हुए हैं भाई एंड वाले, वो भी मतलब कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है याद करना, कितने कंफ्यूजन हो सकती है, इतने सारे एक्ट है, सब में इस तरीके के प्रोविजंस होते हैं एंड में, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। देन आता है सेक्शन 31, फेवरेट क्वेश्चन ये भी है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है इस एक्ट में कि सेंट्रल के पास है, तो मैं आपको बता दूं दोनों के पास पावर है। ठीक है, सबसे पहले सेक्शन 31 की बात कर लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिव्यू। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकता है, पीरियोडिक रिव्यू कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है प्रोग्रेस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट बाय दी स्टेट गवर्नमेंट, की स्टेट गवर्नमेंट कैसे क्या काम कर रही है, उन सब चीजों के बारे में बात कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर है कि वो रिव्यू कर सकते हैं किस तरीके से एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली कर रही है, नहीं कर रही है स्टेट गवर्नमेंट। देन आता है सेक्शन 32, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है रूल्स बनाने की, बट घबराइए मत, हम यहाँ पर किसके पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, ऑलराइट। सेंट्रल के पास देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, रिव्यू कर सकते हैं इस एक्ट को कैसे किस तरीके से किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकता है स्टेट गवर्नमेंट को, और पावर जो है रूल्स बनाने की यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास है। शायद मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दिया होगा, कोई बात नहीं, शायद भावनाओं में बह गया था, बट मैं वापस अपने शब्द लेता हूं, और सेक्शन 32 में यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है रूल्स बनाने की। तो ये जो सेक्शन 30, 31, 32 है ना, काफी सिमिलर साउंड होते हैं, इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कई बार क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं, तो ऐसा ना हो कि एक सिली मिस्टेक के कारण आपका गलत हो जाए। हो सकता है वो पूछ ले कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिव्यू करने की पावर, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन बना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिव्यू करने की पावर कहाँ है, सेक्शन 31 में। तो ध्यान रखिएगा, 30 में सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे रहा है, 31 में सेंट्रल गवर्नमेंट रिव्यू कर रहा है, 32 में स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना रहा है। आई होप आपको क्लियर होगा। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा कहाँ कहाँ से एमसीक्यू बन सकते हैं। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज डू लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इसकी एक एमपीएडीपीओ की प्लेलिस्ट भी पूरी बनी हुई है, आप वहां पर जाके काफी वीडियोस चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।